दोस्तों, किसी के मन में क्या चल रहा है और वह हमारे बारे में क्या सोच रहा है, आखिर इन सब घटनाओं के पीछे का क्या कारण है, इन सब के पीछे का क्या राज है, ये हम सभी जानना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी जान नहीं पाते। यदि आपको भी किसी के मन की बात जाननी है तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको इस कहानी में कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिनके माध्यम से आप भी किसी के मन की बातें आसानी से जान पाएंगे। आप किसी भी घटना का पता लगा पाएंगे। इस कहानी के खत्म होते होते आपको आपके सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जिसके 3 पुत्र थे, जिनका नाम रामू, श्यामू और विजय था। एक दिन की बात है, उस युवक ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा, बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और अब मेरे पास केवल गिनती की सांसें बची हैं। मैं नहीं जानता कि कब मेरी मृत्यु हो जाए, इसलिए उससे पहले मैं तुम्हें कुछ ऐसा ज्ञान देना चाहता हूं जो मुझे मेरे गुरु ने दिया था, जिसका उपयोग करके तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, किसी के भी मन की बातें जान सकते हो, किसी भी विषम से विषम परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हो। अगर तुमने इस ज्ञान को ठीक तरह से ग्रहण किया, इसे अपने जीवन में उतारा, तो तुम अपने जीवन में कभी नहीं हारोगे। इस दुनिया में जीने के लिए बुद्धिमान और चालाक होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तुम्हें जो कुछ भी बताने वाला हूं, उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और उसे अच्छी तरह से सीखना। अपने पिता की यह बात सुनकर उन तीनों ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, पिताजी, हम आपकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अच्छी तरह सीखेंगे। उसके बाद उन तीनों भाइयों के पिता ने उन्हें वह शिक्षा देनी शुरू की और उन तीनों भाइयों ने अपने पिता से वो सारी शिक्षाएं ग्रहण करनी शुरू की। देखते ही देखते काफी समय बीत गया। करीब 2 महीनों के बाद उनकी वह शिक्षा पूरी हो गई, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के पश्चात एक बीमारी के चलते उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो तीनों भाई मिलकर रोजगार की तलाश में अपने गांव से बाहर निकलते हैं और जिस मार्ग से वो जा रहे थे, उस मार्ग पर उस छोटे भाई को जमीन पर कुछ दिखाई देता है। तभी वो छोटा भाई अपने दोनों बड़े भाइयों से कहता है, भैया, लगता है कि इस रास्ते से पहले कोई घोड़ा गुजरा है। इसका मतलब है कि इस रास्ते पे जरूर कोई ना कोई बड़ा नगर जरूर होगा। हम वहीं पर चलते हैं। छोटे भाई के इतना कहने पर बड़ा भाई भी उस रास्ते पर नजर डालता है और जब वो रास्ते के दोनों तरफ देखता है तो वह अपने छोटे भाई से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा है, इस रास्ते से जरूर कोई ना कोई एक घोड़ा गुजरा है, लेकिन वह घोड़ा एक आंख से अंधा है। इतना कहकर वह तीनों आगे बढ़ जाते हैं और कुछ दूर चलने के बाद तीसरा भाई जमीन देखकर कहता है, आप दोनों ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सत्य है। इस रास्ते से एक घोड़ा जरूर गुजरा है जो बाईं आंख से अंधा है और वह घोड़ा इस रास्ते पर एक मां और एक बच्चे के साथ गुजरा है। वह तीनों आपस में ये बातें करके आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कुछ दूर और पहुंचने के बाद उन्हें उसी रास्ते पर एक आदमी घोड़े पर सवार कुछ ढूंढता हुआ नजर आता है। तब उन तीनों में से सबसे बड़ा भाई उस घुड़सवार से कहता है, आप कौन हैं और आप क्या ढूंढ रहे हैं? इसके जवाब में वह घुड़सवार उन तीनों भाइयों से कहता है, मैं इस नगर का मंत्री हूं, लेकिन आप लोगों को यह कैसे पता चला कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूं? मंत्री की यह बात सुनकर तुरंत ही उन तीनों भाइयों में से एक भाई कहता है, कहीं आप किसी घोड़े को तो नहीं ढूंढ रहे? ये सुनकर मंत्री तुरंत ही कहता है, हाँ हाँ, आपने सही कहा, मैं एक घोड़े को ही ढूंढ रहा हूं। इसके बाद उनमें से एक भाई कहता है, क्या वह घोड़ा एक आंख से अंधा है और उसे बाईं ओर से दिखाई नहीं देता? यह सुनकर मंत्री तुरंत ही चौंक जाता है और कहता है,
हाँ हाँ सचमुच, मैं उसी घोड़े की तलाश कर रहा हूं। उसे बाईं आंख से दिखाई नहीं देता। लेकिन आप लोगों को यह सब कैसे पता चला? तभी सबसे छोटा भाई मंत्री से कहता है, उस घोड़े के साथ एक औरत और एक छोटा बच्चा भी है। उस छोटे भाई की यह बात सुनकर वह मंत्री हक्का बक्का रह गया और वह उन तीनों भाइयों से कहता है, आप लोगों ने जो कुछ भी बातें कही हैं वह बिल्कुल सत्य हैं और मैं कब से उन्हें ही ढूंढ रहा हूं। कहीं आप लोगों ने उन्हें देखा तो नहीं है? मुझे बताइए वो घोड़ा कहां गया है? उस मंत्री की यह बात सुनकर बड़ा भाई कहता है, नहीं नहीं, हमने आपके घोड़े को नहीं देखा और ना ही आपकी बीवी और आपके बच्चे को। यह सुनकर मंत्री और भी हैरान हो गया और उसने उन तीनों भाइयों से कहा, तुम तीनों मुझे यह बता रहे हो कि घोड़ा इस तरफ गया है और वह बाईं आंख से अंधा है और साथ ही उसके साथ मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भी है। लेकिन दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि तुमने मेरे घोड़े को नहीं देखा। भला ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें मैं मूर्ख नजर आता हूं? सच सच बताओ, तुम लोगों ने मेरे घोड़े के साथ क्या किया? कहीं तुम लोगों ने उसे पकड़कर बेच तो नहीं दिया? और मेरी बीवी और मेरा बच्चा कहां है? उस मंत्री की ये सारी बातें सुनकर वह तीनों भाई उस मंत्री को समझाते हुए कहते हैं, देखिए, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हमने सचमुच आपके घोड़े को नहीं देखा है। हमने तो अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करके यह पता किया है कि वह घोड़ा किस ओर गया है। यदि आप भी अपनी बुद्धि और आंखों का प्रयोग करेंगे तो आपको भी बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। और अगर आप इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको आपका घोड़ा भी मिल जाए। लेकिन हमने कोई चोरी नहीं की है। उन तीनों की यह बात सुनकर मंत्री क्रोधित हो उठा और उन तीनों से कहता है, अच्छा, तो तुम लोग कह रहे हो कि तुमने मेरा घोड़ा चोरी नहीं किया है। तो तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चल गई? एक तो तुम लोग चोरी करते हो और ऊपर से मुझसे झूठ कह रहे हो। तुम सभी मुझे सब कुछ सच सच बताते हो या नहीं? या फिर मेरे साथ राज दरबार चलो, महाराज इसका फैसला स्वयं कर लेंगे। उस मंत्री की यह बात सुनकर उन तीनों भाइयों ने काफी सोच विचार किया और उसके बाद वह मंत्री से कहते हैं, ठीक है, हम आपके साथ राज दरबार चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको हमारी बातों पर तो यकीन होगा नहीं, लेकिन हम जो भी कह रहे हैं वो सब सच है और अब हम अपनी सारी बातें महाराज से ही कहेंगे। इतना कहने के बाद वो तीनों भाई मंत्री के साथ राज दरबार पहुंचते हैं। राज दरबार पहुंचने के बाद मंत्री महाराज से कहता है, महाराज, आज सवेरे मैं एक घोड़े पर अपने बच्चे और अपनी बीवी को लेकर दूसरे नगर जा रहा था। तभी रास्ते में वह घोड़ा मेरी बीवी और बच्चों को लेकर आगे निकल गया और मैं उन्हें ढूंढता हुआ उसी रास्ते पर आगे जा रहा था कि तभी मुझे ये तीन व्यक्ति मिले। इन तीनों ने मुझे मेरे घोड़े के बारे में सब कुछ बताया कि वह बाईं आंख से अंधा है, मेरी बीवी और मेरा बच्चा उस पर सवार है। लेकिन जब मैंने इनसे यह जानने की कोशिश की कि मेरा घोड़ा कहां गया, तो ये तीनों कहते हैं कि उन्होंने मेरा घोड़ा देखा ही नहीं। भला ये कैसे हो सकता है? मुझे इन तीन व्यक्तियों पर शक हो रहा है। इन्हीं तीनों व्यक्तियों ने मेरे घोड़े को चुराया है और इन्हीं तीनों व्यक्तियों ने मेरी बीवी और मेरे बच्चे का अपहरण किया है। महाराज ने मंत्री की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि इन्होंने ही आपके घोड़े को चुराया है और आपकी बीवी और आपके बच्चे का अपहरण किया है? इसके जवाब में मंत्री महाराज से कहता है, महाराज, मेरे पास सबूत है। इन लोगों ने ही मेरे घोड़े को चुराया है, क्योंकि इन्हें पता है कि मेरा घोड़ा कैसा दिखता है और उसे बाईं ओर से दिखाई नहीं देता और उस घोड़े पर मेरी बीवी और मेरा बच्चा सवार है। यदि इन लोगों ने उसे नहीं देखा होता तो इन्हें कैसे पता चलता? और ये सारी की सारी बातें इन्होंने ही मुझे खुद बताई हैं। मंत्री की ये सारी बातें सुनकर महाराज उन तीनों भाइयों से कहते हैं, तुम तीनों सच सच बताओ, तुमने उस घोड़े को कहां देखा है और तुमने उस घोड़े के साथ क्या किया?
और साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूं कि मंत्री जी की पत्नी और उनका बच्चा कहां है। महाराज की यह बात सुनकर बड़ा भाई महाराज से कहता है, महाराज, हम चोर नहीं हैं, हमने इनका घोड़ा देखा तक नहीं। इस पर महाराज क्रोधित होते हुए उन तीनों भाइयों से कहते हैं, तो क्या हमें मूर्ख समझ रखा है? हम आपकी बातों पर कैसे यकीन करें? किसी को बिना देखे तुमने उसके बारे में सब कुछ कैसे बता दिया? वह घोड़ा कैसा दिखता है? वह बाईं आंख से अंधा है और उसके ऊपर मंत्री की पत्नी और बच्चा सवार है। तुम्हें क्या हम मूर्ख नजर आते हैं? सच सच बताओ, मंत्री की पत्नी और उनका बच्चा कहां पर है? इसके जवाब में वह बड़ा भाई एक बार फिर उन महाराज से कहता है, महाराज, हम सच कह रहे हैं, हमने इनके घोड़े को नहीं देखा और ना ही हम चोर हैं। दरअसल बात यह है कि जब हम छोटे थे तभी से हम अपने पिता से बुद्धि का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं और अपनी चतुराई से हम किसी भी घटना के पीछे का कारण आसानी से पता लगा लेते हैं। और ये कला हमें हमारे पिता ने सिखाई है। और इसीलिए जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तब हमने उस रास्ते को अच्छे से देखा, परखा और तब हमें यह पता लगा कि इस रास्ते से एक घोड़ा गुजरा है जो बाईं ओर से अंधा है और उस पर एक औरत और एक बच्चा सवार है। यह सुन वो महाराज जोर जोर से हंसने लगे और उन तीनों भाइयों से कहते हैं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा नाटक रचा है ताकि तुम अपने आप को बचा सको। और यदि तुम लोगों ने उस घोड़े को देखा ही नहीं तो उसके बारे में तुमने इतना कुछ सबको सच सच कैसे बता दिया? इसके जवाब में वो बड़ा भाई एक बार फिर उन महाराज से कहता है, महाराज, ये सब कुछ संभव है यदि हम अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम किसी भी घटना के पीछे का कारण बता सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर वो महाराज कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गए और कुछ देर बाद सोच विचार कर वह उन तीनों भाइयों से कहते हैं, यदि तुम तीनों ये कहते हो कि तुम बहुत ही बुद्धिमान और चतुर हो तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहूंगा। मैं भी तो देखूं आखिर तुम मेरे इस परीक्षा का जवाब कैसे देते हो। यह सुन उन तीनों भाइयों ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, महाराज, जरूर, आपको हमारी जितनी बड़ी परीक्षा लेनी है आप उतनी बड़ी परीक्षा ले सकते हैं। हम इसमें अवश्य ही सफल होकर रहेंगे। इसके बाद महाराज ने प्रधानमंत्री को अपने पास बुलाया और उनके कानों में चुपके से कुछ कहा और फिर उन्हें कहीं पर भेज दिया। कुछ देर बाद वह प्रधानमंत्री राज दरबार में वापस लौटे और उनके हाथों में एक छोटा सा बक्सा था। वह लकड़ी का था और उसके अंदर कोई सामान रखा हुआ था। वह बक्सा प्रधानमंत्री ने उन तीनों के सामने लाकर रख दिया। उसके बाद महाराज उन तीनों भाइयों से पूछते हैं, बताओ, इस बक्से के अंदर क्या है? अपना दिमाग और अपनी चतुराई का इस्तेमाल करो और मेरे सवालों का जवाब दो। यदि तुमने सब कुछ सच सच बता दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन यदि तुमने एक भी प्रश्न का जवाब गलत दिया तो तुम्हें फांसी की सजा से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद उन तीनों भाइयों ने उस बक्से की तरफ अच्छी तरह से देखा और सबसे पहले बड़े भाई ने कहा, महाराज, इस बक्से के अंदर एक गोलाकार चीज है। तभी छोटा भाई कहता है, महाराज, इस बक्से के अंदर एक फल है और वह अनार का है। तभी तीसरा भाई भी महाराज से कहता है, इस बक्से के अंदर जो अनार है वह अभी तक अच्छे से पका नहीं है, अर्थात वह अभी कच्चा ही है। उन तीनों की यह बात सुनकर महाराज ने प्रधानमंत्री को अपने पास बुलाया और उस बक्से को खोलने का आदेश दिया। महाराज के आदेश पर प्रधानमंत्री ने उस बक्से को खोला और जैसे ही वह बक्सा खुला सब लोग ये देखकर हैरान हो गए क्योंकि उस बक्से में सचमुच एक कच्चा अनार ही रखा हुआ था। ये देखकर महाराज भी अचंभे में थे। तभी वो उन तीनों भाइयों से कहते हैं, लगता है तुम सच में ही बहुत बुद्धिमान हो। तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब बिल्कुल सच निकला। इसके बाद वह मंत्री को आदेश देते हुए कहते हैं, मंत्री जी, इन लोगों ने आपका घोड़ा नहीं चुराया है। आप अपने घोड़े को वहीं जाकर देखिए जहां इन लोगों ने आपको बताया है। हो सकता है कि आपको घोड़ा वहीं पर मिल जाए। इतना कहकर
वो मंत्री को भेज देते हैं और फिर उन तीनों भाइयों से आगे प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यदि तुमने उस घोड़े को देखा नहीं तो तुम सभी ने उस घोड़े के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे बता दी? तुम तीनों को यह कैसे पता चला कि वह घोड़ा बाईं आंख से अंधा है और उसके ऊपर एक औरत और एक बच्चा सवार है? इसका जवाब देते हुए वह बड़ा भाई उन महाराज से कहता है, महाराज, मैं आपको बताता हूं हमें यह सब कैसे पता चला। जब हम अपने गांव से चलते हुए उस रास्ते पर आए तभी हमने देखा कि रास्ते पर घोड़ों के पैरों के निशान थे और जब मंत्री जी उसी रास्ते पर उन्हें ढूंढते हुए आए तब उनके हाव भाव से यह हमें देखकर पता चल चुका था कि वह किसी न किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। और जब हमने उनसे यह पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो तो उन्होंने हमसे कहा कि वह उनका घोड़ा ढूंढ रहे हैं और इस पर हमने उनसे यह भी कहा कि उनका घोड़ा उस दिशा में गया है। तभी महाराज एक बार फिर उन तीनों से प्रश्न करते हुए कहते हैं, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि जो घोड़ा था वह बाईं आंख से अंधा है? आखिर तुम तीनों ने यह कैसे पता किया? इसका जवाब देते हुए छोटा भाई उन महाराज से कहता है, महाराज, जब हम रास्ते पर चलते हुए कुछ दूर आए तो हमने घोड़े के पैरों के निशान देखे और हमने पाया कि दाएं ओर की जो घास थी वह गायब थी और पूरे रास्ते घोड़े ने सिर्फ दाईं ओर की घास ही खाई है, उसने बाईं ओर की घास खाई ही नहीं। बस यही देख के हमें यह पता चलता है कि घोड़ा बाईं आंख से अंधा था। यदि उसकी दोनों आंख सही सलामत होती तो वह दोनों तरफ की घास खाता, केवल एक तरफ की नहीं। छोटे भाई की यह बात सुनकर महाराज उन तीनों से कहते हैं, चलो यह भी ठीक है, मुझे तुम्हारी इस बात पर भी पूरा यकीन है, लेकिन अब मुझे यह बताओ कि तुम तीनों को यह कैसे पता चला कि उस घोड़े पर मंत्री का बच्चा और बीवी सवार हैं? इसका जवाब देते हुए वो बीच वाला भाई महाराज से कहता है, महाराज, जब हम रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि घोड़ा विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जा बैठा था और वहां उस पेड़ के नीचे मिट्टी में इंसान के पैरों के निशान भी थे और वह निशान एक औरत और एक बच्चे के ही थे। और जब हमने मंत्री से पूछा कि क्या उस पर कोई औरत या बच्चा सवार था तो इसके जवाब में मंत्री जी ने भी यही कहा था कि उस घोड़े पर उनकी पत्नी और उनका बच्चा सवार है। उन तीनों की बुद्धिमानी देखकर महाराज भी हाथ से चकित रह गए और फिर उन तीनों से कहते हैं, देखो, मुझे अब भी एक बात समझ नहीं आ रही। तुमने मिट्टी में घोड़े के पैर के निशान देखे जिससे तुम्हें वहां का सारा वाक्य समझ में आ गया, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि इस छोटे से बक्से के अंदर एक कच्चा अनार है? इसका जवाब देते हुए छोटा भाई महाराज से कहता है, महाराज, जब प्रधानमंत्री ने वो लकड़ी का बक्सा यहां लाकर रखा तो हमें अंदाजा लग गया था कि वह आसानी से उठाया जा सकता है और यह चीज काफी हल्की फुल्की भी होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बक्से के अंदर कोई हल्का फुल्का सामान ही रखा गया है। और जब वह बक्सा जमीन पर रखा गया तो उसके अंदर से लुढ़कने की आवाज आई, जिससे हमें यह पता चल गया कि अंदर जरूर कोई छोटी चीज है और वह चीज गोल है। तभी बड़ा भाई आगे कहता है, और जब प्रधानमंत्री इस बक्से को बाहर से अंदर ला रहे थे तब हमने खिड़की से देखा कि वह बक्सा अनार के बगीचे से आ रहा है, इसलिए हमें यह पता चल गया कि अंदर अनार है। इस पर महाराज उन तीनों से कहते हैं, अच्छा, तो ये बात है, तुमने इस तरह से पता किया कि आखिर इसके अंदर क्या है, लेकिन तुम लोगों ने यह कैसे पता लगाया कि इसके भीतर कच्चा अनार ही रखा हुआ है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बीच वाला भाई कहता है, महाराज, यह पता लगाना भी बहुत आसान है। महाराज, ये जो मौसम है ये अनार पकाने वाला नहीं है। इस मौसम में हमें कहीं पर भी पके अनार नहीं मिलेंगे। इस मौसम में पके अनार ढूंढना बहुत मुश्किल का काम है। आप चाहें तो अपने बगीचे में जाकर देख सकते हैं, आपको वहां पर एक भी पका हुआ अनार नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमने कहा कि इस बक्से के अंदर जो अनार है वह कच्चा है। उन तीनों की यह बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और वह तीनों भाइयों की तारीफ करते हुए कहता है, लाजवाब, सचमुच
तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। किसी भी बात का पता लगाने में तुम तीनों माहिर हो। आगे महाराज उन तीनों भाइयों से कहते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या मैं भी इस कला को सीख सकता हूँ? क्या मैं भी ये जान सकता हूँ कि किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी भी घटना के पीछे का क्या कारण है? राजा की यह बात सुनकर वह बड़ा भाई महाराज से कहता है, महाराज आप किसी के भी मन की बात जान सकते हैं और किसी भी घटना के पीछे का कारण आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 3 आसन से त्रिकोण का ध्यान रखना होगा। आगे वह बड़ा भाई महाराज से कहता है, सबसे पहला तरीका है आप अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं होगा और आपके मन में उथल पुथल मची रहेगी तो आप किसी भी स्थिति का परीक्षण नहीं कर पाएंगे और आप किसी की भी मन की बात को नहीं जान पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना आवश्यक है और आप अपने मन को ध्यान करके शांत कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रोजाना ध्यान करें। देखते ही देखते निरंतर अभ्यास से आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर आप आसानी से हर परिस्थिति का पता लगाने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि जो मन की शक्ति पा लेता है वैसा योगी किसी के पैरों में बंधे हुए घुंघरू की आवाज को भी सुन लेता है। तो लोगों के मन में जो शोर मचा पड़ा है वह आपको कैसे नहीं सुनाई देगा? जिन लोगों का मन बहुत चंचल होता है वह कभी दूसरों के मन की बात समझ नहीं पाते, यहां तक कि वह खुद की मन की बातों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। ऐसे में वह दूसरों की मन की बात क्या समझ पाएंगे? आगे वह बड़ा भाई दूसरी बात बताते हुए कहता है, आम लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो वे उसके शब्दों पर ध्यान देते हैं और यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं। हमें उनके शब्दों पर ना जाकर उनके हाव भाव पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने चेहरे के हाव भाव से हमें बहुत कुछ बता जाता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उनकी आंखों पर ध्यान दें, क्योंकि लोग बहुत कोशिश करते हैं अपनी भावनाओं को छिपाने की, लेकिन उनकी आंखें उनके सारे राज खोल देती है। इसीलिए तो कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं। अगर बात करते समय किसी व्यक्ति की आंखों की पुतलियां फैली हुई हैं तो इससे यह पता चलता है कि वह हमसे जुड़ा हुआ है। अगर उसकी आंखों की पुतलियां बाईं ओर ऊपर की तरफ हो जाती हैं तो मतलब वह किसी चीज को याद कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति आंखों में आंखें डालकर बात करे तो इसका मतलब यह है कि वह आपसे बात करने में दिलचस्पी रखता है। और वहीं पर जब कोई बात करते वक्त आपसे नजरें नहीं मिलाता तो इसका मतलब यह है कि वह आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता, या फिर वो आपसे कोई बात छुपाना चाहता है, या फिर वो आपसे कोई झूठ कह रहा है। इसके अलावा जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी होठों पर भी ध्यान दें। बात करते समय अगर किसी के होंठ अंदर की तरफ दबे हुए हैं तो वो आपकी बातों से सहमत है, और अगर कोई बार बार अपने मुंह पर हाथ रखे, अपने हाथों से अपने होठों को छुपा दे, तो इसका मतलब यह है कि वह आपसे अपनी भावनाएं छुपा रहा है। वह यह कोशिश कर रहा है कि आपको किसी की बात पता न चल सके। आगे वह बड़ा भाई तीसरी बात बताते हुए कहता है, हाथ और पैरों के इशारों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि एक दूसरे से बात करते वक्त लोग अपने हाथ और पैरों से कई प्रकार के इशारे कर जाते हैं जिसमें तरह तरह के संदेश छुपे होते हैं। बस हमें उन संदेशों को समझना होता है जिससे हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। बात करते समय अगर किसी ने अपने हाथों में मुट्ठी बांधी हुई है और वह बहुत टाइट है तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह बहुत गुस्से में है, और अगर वह अपने हाथों का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह अपनी बातों को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा है। और अगर हाथ पैर कांप रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो आपसे कोई बात छुपा रहा है। कुछ ना कुछ उसने ऐसा गलत काम किया है जो वो नहीं चाहता कि वो आपको पता चले। और जब हम किसी के पैरों पर ध्यान देते हैं तब भी हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, जैसे कि वो किस तरह से खड़ा है, किस तरह से बैठा है, और भी बहुत कुछ। आगे वो तीसरा भाई राजा से कहता है, हे राजन, यदि आप इन त्रिकोणों पर ध्यान देंगे तो आप आसानी से लोगों की मन की बातें जान सकते हैं। आप बस अपनी आंख, नाक, कान खुला रखें
और हर स्थिति पर बारीकी से ध्यान दीजिए। देखते ही देखते आपको सारी बातें पता चल जाएंगी और आपको यह भी पता चल जाएगा कि उस घटना के पीछे का क्या कारण है। क्योंकि कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन उससे कोई न कोई गलती अवश्य ही हो जाती है। बस हमें जरूरी है कि हम जागरूक रहें और उन परिस्थितियों पर बारीकी से ध्यान दें। वो तीनों भाई राजा को ये सारी बातें बता ही रहे थे कि तभी मंत्री अपनी बीवी और बच्चे के साथ राज दरबार पहुंचता है और राजा से कहता है, महाराज, इन तीनों ने मुझे जहां बताया था, मुझे मेरा घोड़ा, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा वहीं पर मिले। इसलिए मैं आपसे और इन तीनों से क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा करें। दोस्तों, अगर हम भी इन तीनों चीजों पर ध्यान रखें तो हम भी किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। हम किसी के भी हाव भाव को देखकर यह पता कर सकते हैं कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है और वह हमसे क्या कुछ कहना चाहता है। वैसे आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।